This call is now नर्सरी being एलकेजी recorded. चैप्टर This call is now being transcribed. This call is now having notes taken by Meet. तो शुरू करेंगे हम, ठीक है। मैथड्स एंड मटेरियल में चैप्टर हमारा चल रहा है, तो जिसकी हम बात करेंगे शिक्षण विधियों के बारे में, यानी मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात हम इसमें करेंगे, ठीक है। कि मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होती है, इसमें सबसे पहले जो विधि हमें बताई गई है, जिसमें हम बात करेंगे निगमन विधि के बारे में, ठीक है। तो निगमन विधि किसे कहते हैं? निगमन विधि कहते हैं हम डिडक्टिव मेथड को कहते हैं, ठीक है। इसे आप क्या बोलते हैं? डिडक्टिव मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में हम इसे निगमन विधि बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे जो भी बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, लास्ट में आपको 5 मिनट मिलेंगे, तब आप अपनी बातें मुझे बता देना, ठीक है। फिलहाल हम टॉपिक पे फोकस करेंगे और सभी ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं निगमन विधि के बारे में। निगमन विधि जो है ये शिक्षण की एक विधि है, जिसमें हम क्या कहते हैं, ये उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर हम क्या करते हैं, बच्चों के सामने किसी भी टॉपिक को जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, और अगर आप इस विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस विधि का इस्तेमाल आप करते हैं, तो बच्चों के सामने जब भी कोई टॉपिक आप मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी नियम होंगे, ठीक है, या जो भी रूल्स होंगे, उनको आप कैसे बताएंगे। सबसे पहले तो जो इजी होते हैं, जो जर्नल रूल्स होते हैं, उनको हम बच्चों के सामने रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप उसे किसकी तरफ लेकर जाएंगे? स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ लेकर जाएंगे, यानी कि विशिष्ट चीज़ों की ओर, जो कि उस चीज़ से रिलेटेड हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप नाउन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कोई साइंस का टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों में आप ये ध्यान रखेंगे कि कैसे हमें इस टॉपिक को डिलीवर करना है, कि पहले आप उसे जनरल चीज़ों के बारे में बताएंगे और उसके बाद उसे स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ लेकर जाएंगे। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर लेकर जाने की विधि जो है, उसे हम क्या कहते हैं? निगमन विधि कहते हैं, ठीक है। इसी की तरह जो दूसरी विधि इसके साथ होती है, या फिर आप कह सकते हैं इसके अपोजिट में जो चीज़ वर्क करती है, बिल्कुल इसी के समान, जिसे हम क्या कहते हैं? हमारी आगमन विधि कहते हैं, ठीक है। जिसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों क्या होती हैं? एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होती हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं निगमन विधि की, तो इसमें हम पहले क्या करते हैं? बच्चों के सामने प्रिंसिपल रख रहे हैं, रूल रख रहे हैं, नियम उन्हें पहले बता रहे हैं, और उसके बाद उनके सामने उदाहरण आप रखेंगे। लेकिन जब आप आगमन विधि की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है? अपोजिट कैसे है कि उसमें पहले आपको उदाहरण रखे जाते हैं बच्चों के सामने, और उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम उनके नियम उनके सामने रखते हैं, तो ठीक है। तो इसमें हमें यहाँ बताया हुआ है कि ये जो विधि है, ये बिल्कुल कैसी होती है? बिल्कुल ही आगमन विधि के विपरीत होती है। तो विपरीत कैसे होती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो विपरीत इसी तरह से होती है कि इसमें हम क्या करते हैं? पहले नियम बताते हैं, और आगमन विधि में हम पहले क्या बताते हैं? उदाहरण बताते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों क्या है? एक दूसरे की अपोजिट, आप कह सकते हैं दोनों एक दूसरे की क्या है? विपरीत विधि। फिर इस विधि का जब आप प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते वक्त जब भी शिक्षक बालों बच्चों के सामने पहले किसी सामान्य नियम को प्रस्तुत करता है, ठीक है। कि हम क्या करते हैं कि जब आप इस विधि के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों के सामने सबसे पहले हम क्या रखते हैं? सामान्य नियम, यानी जनरल चीज़ें जो है उनके सामने रखी जाती हैं, जो थोड़ी इजी होती हैं, और धीरे धीरे हम उन्हें किस की तरफ लेकर जाते हैं? विशेष चीज़ों की तरफ लेकर जाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? सामान्य से विशिष्टता की ओर जाने का, ठीक है। फिर अब बात कर रहे हैं हम आगमन और निगमन विधि के बारे में, ठीक है। तो ये दोनों ही विधियाँ, ठीक है, चाहे आप बात करें किसके बारे में? आगमन विधि के बारे में,
या फिर आप बात करें निगमन विधि के बारे में। ठीक है, ये दोनों ही विधियां किसके द्वारा दी गई हैं? ये दोनों ही विधियां आपको अरस्तु के द्वारा दी हुई हैं। मतलब दोनों ही विधियों के प्रतिपादन की अगर आप बात करें या फिर आप कह सकते हैं जनक की आप बात करें कि दोनों विधियों के जनक कौन है, तो अरस्तु इन्हें कहा जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में हम इन्हें क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल बोलते हैं, एरिस्टोटल। तो ये दोनों विधियां इनके द्वारा दी गई हैं। चाहे आप आगमन विधि की बात करें और निगमन विधि। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसके जनक किसे कहा जाता है, तो वो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, फिर और जो बातें आपको याद रखनी है निगमन विधि के बारे में, इसमें हमें इसके कुछ सोपान के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, सोपान का मतलब क्या होता है? जिससे हम कह सकते हैं कि इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इसके कुछ चरण होते हैं। उसी को हम क्या कह देते हैं कि इसके कुछ क्या बताए हुए हैं? हमें सोपान बताए हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको बता रखा है कि निगमन विधि में निम्न सोपान होते हैं। मतलब कुछ मेन बातें होती हैं जो हमें क्या करनी है, इसकी विधि के बारे में याद रखनी है। तो सबसे पहली जो बात आपको इसमें विशेष बताई जाती है कि सामान्य नियमों का प्रस्तुतिकरण, कि जर्नल जो प्रिंसिपल होते हैं उनको आप क्या करना चाहते हैं? रिप्रेजेंट करने। ठीक है, तो नियम जो होते हैं, नियम को ही आप रूल कह सकते हैं। ठीक है, यही क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स आप इन्हें कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं कि भाई कोई भी चीज जो है वो किस चीज पर बेस्ड है या किस सिद्धांत पर वो काम कर रही है, उसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं। तो सामान्य नियमों का प्रस्तुतिकरण आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो यानी पहला जो सोपान है आपका, या चरण आप इसे कह सकते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि शिक्षक बालकों के सामने जो है सामान्य नियमों को क्रम से प्रस्तुत करता है। ठीक है, मतलब जो भी रूल आप उन्हें बता रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? जनरल होने चाहिए, बिल्कुल सामान्य होने चाहिए, और आपके टॉपिक से संबंधित होने चाहिए, जो उसके बारे में उसको अवगत कराएं, उससे संबंधित नॉलेज उसको प्रोवाइड करें। तो जर्नल प्रिंसिपल्स की यहाँ पर बात होती है कि सबसे पहले आप उनके सामने क्या रखेंगे? जर्नल नियम जो है उनको प्रस्तुत करेंगे, और वो भी कैसे होने चाहिए? क्रम के आधार पर। ठीक है, क्रम के आधार पर, यानी कि आपको एक बाय एक। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए टेंस पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ठीक है, जिसमें हम काल की बात करते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, टॉपिक के बारे में ये 3 प्रकार के होते हैं। तो इनमें से जिस भी के बारे में, चाहे आप प्रेजेंट के बारे में पढ़ाएं, ठीक है, चाहे आप पास्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं या फिर आप फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उसके जो भी नियम हैं उनको कैसे आपको, कि पहला नियम आपका क्या कहता है, ठीक है, उसके बाद दूसरा नियम जो है वो क्या कहता है, फिर तीसरा नियम क्या कहता है। इस प्रकार से एक सीक्वेंस में आप कह सकते हैं कि चीज़ों को आपको लेकर चलना है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सामान्य से विशिष्टता की ओर जो है चीज़ों को हमें इसमें लेकर जाना है। तो ये हमारा जो पहला सामान्य, मतलब निगमन विधि के बारे में आपसे पूछे कोई, तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि ये बात करता है बच्चों के सामने किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करने के लिए सामान्य से विशिष्ट की ओर लेकर जाना, वो भी क्रम के अनुसार। दूसरी हम बात करेंगे कि अगले चरण के बारे में। तो ये क्या करता है? नियमों के अंदर संबंध निरूपित करता है। मतलब जो भी आपके रूल्स हैं, ठीक है, उन रूल्स के बीच में कनेक्शन क्या है, जो भी नियम है उन नियम के साथ उस टॉपिक का रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, उस संबंध को स्थापित करने में क्या करता है? आपकी सहायता करता है। ठीक है, तो ये जो सोपान है इसका जब आप विश्लेषण करते हैं, मतलब जब आप इसके बारे में पढ़ते हैं, जब जांच करते हैं, तो ये क्या है? आपकी एक प्रक्रिया से, मतलब एक प्रोसेस की तरह शुरू होता है। जैसे आप कोई भी चीज लोगों के सामने रखते हैं, तो वो क्या है? एक तरह का प्रोसेस है। टीचिंग लर्निंग क्या है? एक तरह की प्रोसेस है। ठीक है, तो प्रोसेस की तरह जब ये शुरू हो रहा है, तो दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं जो शिक्षक है, जो कोई भी चीज़ या कोई भी टॉपिक बच्चों को जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको इंट्रोड्यूस करते हुए नियम के अंदर तर्क युक्त संबंधों का निरूपण करना। तर्क युक्त मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जब हम क्या कर रहे हैं, किसी बच्चे के सामने किसी टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जब आपने इंट्रोडक्शन दिया है, जब आप उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके जो भी नियम हैं, जो भी रूल्स हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? एक कनेक्शन होना चाहिए कि एक रूल को आप दूसरे रूल से कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ग्रामर की आप बात करें, मैथ्स की आप बात कर सकते हैं, ठीक है, तो उनका क्या रिलेशन है, या फिर ये जो रिलेशन है आपका, वो कैसे आपको आया है, उस रिलेशन का क्या लिंक है इस टॉपिक के साथ, उस लिंक के बारे में उसको कनेक्ट करने में आपकी क्या करता है? ये सहायता करता है। मतलब आसानी से आप कह सकते हैं कि आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं उनको, एक के साथ दूसरे को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने से क्या होता है कि जब
आधी चीजें बच्चे को पहले से जो भी उसकी प्रीवियस नॉलेज की आप बात कर सकते हैं, ठीक है, कि हम कह रहे हैं कि उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है, जो भी चीजें उसने पहले उस टॉपिक से संबंधित सीखी हैं, उसके साथ कनेक्ट करने में आपको हेल्प करेगा, तो उसे किसी प्रकार का कंफ्यूजन उस टॉपिक को लेकर नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो भी चीज आप बच्चों के सामने रख रहे हैं और इस विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये विधि आपको ये हेल्प करती है कि आप अपने टॉपिक को उस चीज से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं लगेगा कि बीच में कोई गैप आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये विधि जो है आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर है ये क्या करती है, उदाहरणों का परीक्षण करती है, ठीक है, उदाहरणों का परीक्षण करती है, जिसमें हमने पहले कहा था कि हम बच्चों को पहले क्या बताते हैं, नियम बताते हैं। नियम बताने के बाद हम क्या करते हैं, उनके सामने उदाहरणों को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, कि उनके सामने एग्जाम्पल रखे जाते हैं। तो जब आप उदाहरण की बात कर रहे हैं, तो उदाहरण जो है वो बहुत जरूरी है। इस सोपान में आपको ये पता लगता है कि जो सामान्य नियम है उसकी परीक्षा, मतलब आप उससे संबंधित क्या क्या चीजें बच्चों को बता सकते हैं, तो उससे संबंधित जितने भी उदाहरण आपको पता है, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक है, उससे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल आप उनके सामने रख सकते हैं, उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है बच्चे का क्लियर होगा। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जो भी सामान्य नियम है, मतलब जो भी जर्नल प्रिंसिपल होते हैं, उनको विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग किया जाना, कि अलग अलग सिचुएशन में सिंपली आप कह सकते हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चा क्या करे, यूटिलाइजेशन करे, ठीक है, जो भी वो सीख रहा है उसको यूटिलाइज करे, या फिर उसका क्या करे, उसका इस्तेमाल, ठीक है, उसका इस्तेमाल जो भी वो सीख रहा है। जैसे आप उसे मैथ सिखा रहे हैं, ठीक है, मैथ में आप उसे सिंपल कैलकुलेशन करना अगर सिखा रहे हैं, तो वो सिंपल कैलकुलेशन का क्या यूज है। तो जब भी कोई ऐसे सिचुएशन है जहाँ पर क्या है, आवश्यकता है कैलकुलेशन करने की, मान लीजिए वो मार्केट में कोई सामान लेने जा रहा है, या फिर कुछ भी चीज वो कलेक्ट भी कर रहा है, मान लीजिए कॉइन्स कलेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए उसको जो कैलकुलेशन चाहिए, वहां पर वो क्या कर सके, इसका यूज कर सके। तो मतलब जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन कहाँ होगा, आप इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, जो भी आप सीख रहे हैं। तो जब आवश्यकता पड़े, अगर आप अपनी नॉलेज का यूज ना कर पाए, तो ऐसी नॉलेज किसी काम की नहीं होती। तो साथ के साथ जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपने उसे बता दिया टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, आपने उसके नियम के बारे में बता दिया, फिर आपको उसके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स रखने हैं, ठीक है, ताकि वो ये चीज को क्या कर सके, कनेक्ट कर सके कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका इस्तेमाल मुझे कहाँ करना है, किस क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे ग्रामर की आप बात कर रहे हैं, हम ग्रामर क्यों सीख रहे हैं, ताकि कभी भी आपको कोई स्पीच देनी हो, ठीक है, या फिर कहीं भी आपको इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करना है, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सके, यूज कर सके, ठीक है। एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ज्यादा व्यक्ति की बात करें, तो किस प्रकार से आपको, तो ये बात आपको उनके सामने रखनी है, और बहुत सारे एग्जाम्पल उनके सामने रखने, ठीक है। और एग्जाम्पल भी कैसे, जो रियल लाइफ से जुड़े हुए हों, मतलब वास्तविकता से जिनका संबंध हो, ऐसी बातें बिल्कुल भी उनके सामने नहीं रखनी है जिसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं होता है, क्योंकि जब वो उसे यूज ही नहीं कर पाएंगे, जब उसे वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी नॉलेज उनके लिए किसी काम की नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, सत्यता का ठीक ठाक परीक्षण, मतलब वास्तव में जो भी हमने सीखा है, क्या वो हमारे लिए इस्तेमाल करने के लायक है या नहीं है, मतलब वास्तव में आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो उस चीज के लिए क्या है, ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं, उस चीज को सीख सकते हैं और उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कुछ बातें इसमें बताई गई हैं हमें, ठीक है, कि आप इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अगर आप निगमन विधि का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इस निगमन विधि से आपको क्या क्या फायदे होते हैं, ठीक है, क्यों हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जब भी आप पढ़ा रहे हैं तो हम इस विधि का यूज क्यों करें, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज है, ये क्या होती है, बिल्कुल ही सरल मेथड आप कह सकते हैं, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि इजी वे है बच्चों को पढ़ाने का, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो निगमन या फिर आगमन विधि, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दोनों ही विधियां किसके द्वारा, अरस्तु के द्वारा दी हुई हैं, और दोनों ही विधियां क्या है, एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट हैं। तो सबसे पहला इनका जो गुण आप कह सकते हैं, मतलब जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इसमें देखने को मिलता है इस विधि में, कि कैसी है, बिल्कुल ही इजी है, मतलब बिल्कुल सरल प्रणाली है, आप इसका इस्तेमाल इसलिए कर सकते हैं। फिर ये जो प्रणाली है या फिर अन्य जो प्रणालियां हैं, उनकी तुलना में ये क्या है, बिल्कुल इजी मेथड है, क्योंकि जब भी हम बच्चों के सामने
ऐसी चीज़ों को रखते हैं जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो कोई एक एग्जाम्पल शायद उन्हें समझ में ना आए, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, उनमें से कोई एग्जाम्पल तो होगा जो उनके माइंड को क्या करेगा, उस नॉलेज से कनेक्ट करेगा। तो इसलिए भी क्या है, ये अन्य प्रणालियों से ज़्यादा बेहतर है। या फिर आप कह सकते हैं जैसे आप लेक्चर मेथड की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें हम बच्चों को सिर्फ क्या करते हैं, सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में बता देते हैं। आप प्रोजेक्ट विधि की बात करते हैं, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों में या फिर दूसरी जो मेथड है, ठीक है, उनके कंपैरिजन में आसान है, इजी है। बच्चा क्या कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है अपनी नॉलेज को। उसे पता है कि अब मैंने जो भी सीखा है, क्या वास्तविकता में मैं इसको इस्तेमाल कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो उससे एक कंफ्यूजन जो है उसकी दूर होती है। फिर है थोड़ी सी सावधानी अपनाने पर, ठीक है, मतलब अगर आप इसमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा भी क्या कर रहे हैं, फोकस करके चलते हैं, तो उस फोकस को रखने से क्या होता है कि हर एक व्यक्ति, मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है इस विधि का प्रयोग जो है वो कर सकता है। मतलब आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हर तरह के सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे हम बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि की, ठीक है, तो प्रोजेक्ट विधि की सबसे बड़ी लिमिटेशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है, चाहे आप प्रोजेक्ट विधि की बात करें, प्रोजेक्ट मेथड की आप बात करें, ठीक है, या फिर प्लेवे मेथड की आप बात करें, इनमें क्या है, कुछ ना कुछ लिमिटेशन मतलब इसमें क्या है, कुछ ना कुछ सीमाएं आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, कि जैसे आप प्रोजेक्ट विधि की बात कर रहे हैं, तो आप इस विधि का इस्तेमाल सिर्फ प्राइमरी क्लासेस के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जो हायर लेवल की क्लासेस होती हैं उनमें करिकुलम इतना ज़्यादा होता है कि हम हर एक चीज़ को प्रोजेक्ट विधि से नहीं पढ़ा सकते। फिर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी इसमें होता है कि आप क्या है, उन्हीं सब्जेक्ट को इस विधि से पढ़ा सकते हैं जिसमें आपके पास लैब अवेलेबल हो, जैसे साइंस हो गया, ठीक है, साइकोलॉजी हो गई, या होम साइंस हो गया, ठीक है, या फिर आप ज्योग्राफी की बात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे हिस्ट्री जैसे जो सब्जेक्ट हैं उनको इस विधि से नहीं पढ़ा सकते हैं, तो लिमिटेशंस आपको देखने को मिल रही हैं। सेम जब आप बात करते हैं प्लेवे मेथड, तो ये भी किसके लिए, प्राइमरी लेवल के लिए बच्चों के लिए, या फिर आप कह सकते हैं प्री प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी विधि है, उनको सिखाने के लिए अच्छी है। लेकिन हायर क्लासेस की या फिर मिडिल जो स्कूल्स होते हैं उनके लिए ये जो विधि है वो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए इनमें क्या है, कुछ सीमाएं, कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन इस विधि का इस्तेमाल आप हर तरह के बच्चे को या हर तरह स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए कर सकते हैं, तो ये एक बेनिफिट हमें इसमें देखने को मिलता है। फिर क्योंकि ये जो विधि है इसमें आंकड़े एकत्रित करने एवं उनके विश्लेषण कर, करने का जटिल कार्य जो है नहीं होता। मतलब आंकड़े क्या होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कलेक्शन किस चीज की हो सकती है कि आपको जो है एक डाटा कलेक्ट करना पड़े, ठीक है, किसका, बच्चों की गतिविधियों का, ठीक है, कि क्लास है आपकी, क्लास में बच्चे की एक्टिविटीज कैसी हैं, ठीक है, वो कितना क्लास में एक्टिव रहता है, वो कितना अपनी जो भी अलग अलग चीजें हैं उसमें वो कितना ज्यादा क्या कर पा रहा है, इन्वॉल्व हो पा रहा है। तो इस तरह का जो कलेक्शन है आंकड़ों का, जिसको हम क्या कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं, ठीक है, आप देते हैं ना कि जब भी आप किसी मंथ की बात करो, ठीक है, जैसे स्कूल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर आप मंथ की बात कर रहे हैं या फिर आप वीक की बात कर रहे हैं, तो हर बार क्या होता है, एक टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, जिसकी रिपोर्ट क्या होती है, टीचर्स जो है कलेक्ट करके रखते हैं, और 6th मंथ के सॉरी, हाँ, हाफ ईयरली जिसे आप कहते हैं, 6th मंथ के बाद वो क्या करते हैं, आपको एक प्रोग्रेस कार्ड देते हैं कि बच्चे ने क्लास में किन किन गतिविधियों में पार्टिसिपेट किया, कितना एक्टिव हो रहा, मतलब जिसे हम कहते हैं एक अच्छा तरीका है असेसमेंट करने का। तो इस विधि में आपको जिस प्रकार का डाटा कलेक्ट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये इसमें भी क्या है, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और टीचर को ही करना होता है, ठीक है, कि आपको स्कूल में पढ़ाना भी है, अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को टाइम से फिनिश भी करना है, बच्चों को रिवाइज भी आपको कराना है, ठीक है, इसके साथ साथ में और भी एक्टिविटीज होती हैं जिनको आपको साथ लेकर चलना है। साथ में क्या हो जाता है कि एक प्रिपरेशन करनी है पूरी फाइल की, जिसमें हर एक बच्चे की गतिविधि के अनुसार उसका एक डाटा आप तैयार करते हैं कि बच्चा क्लास में कितना एक्टिव है, क्या वो डेली स्कूल आ रहा है, मतलब वो डेली प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, ठीक है, वो क्लास की एक्टिविटीज में, कल्चरल के प्रोग्राम्स में, स्पोर्ट्स में कितना एक्टिव है वो, तो हर एक चीज का डाटा आप मेंटेन कर रहे हैं। तो इस प्रकार की विधि में आपको इस तरह के किसी प्रकार के विश्लेषण करने की या फिर डाटा को एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है।
और ये एक कैसा आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स काम है, जटिल कार्य है। और इस विधि का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सामान्य सत्य के आधार पर तर्क की सहायता से विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जिसे एक सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति भी आसानी से कर सकता है। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो मेथड है, ये जो विधि है, ये किस पर आधारित है? सामान्य मतलब कॉमन चीजों पर आधारित है, जिसको नॉर्मली आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए बच्चों को साइंस के बारे में इवेपोरेशन सिखा रहे हैं। ठीक है, इवेपोरेशन के बारे में मान लीजिए आप उसे बता रहे हैं वाष्पो उत्सर्जन जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो इसको डेली लाइफ से कैसे कनेक्ट करना है कि आप अगर एग्जांपल देख रहे हैं कि जैसे आपकी मम्मी डेली कपड़े धो रही है और वो क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाती है, मतलब हम गीले डालते हैं और वो सूख जाते हैं, तो पानी कहाँ जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, किसकी वजह से? जो भी हीट हमें अपने सन से मिल रही है, सूर्य से जो आपको गर्मी ऊर्जा मिल रही है उससे। तो ये कैसा उदाहरण है, ये कैसा उदाहरण तो जो सामान्य आपको डेली देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो विधि है ये किस पर? सामान्य सत्य पर, सच बात पर भी आधारित है। ठीक है, और तर्क भी है इसमें कि इवेपोरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि सूरज की गर्मी से जो पानी है वो क्या करता है, गैस बनकर उड़ जाता है ना, उसी को हम इवेपोरेशन वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। और विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और इस तरह से आप जब बच्चों के सामने किसी भी टॉपिक को रखते हैं, उसके उदाहरण रखते हैं, तो इससे बच्चे क्या करते हैं, खुद से कंक्लूड कर लेते हैं, मतलब अपने आप भी वो ऑब्जर्व कर लेते हैं चीज़ों को कि हाँ वास्तविकता में ऐसा होता है ना, उन्होंने देखा भी है। और इसमें किसी भी अलग से कोई लॉजिक या कोई कारण बताने की भी हमें आवश्यकता नहीं है, और सत्य पर आधारित है। ठीक है, तो एक सामान्य योग्यता मतलब एक जर्नल सी आप कह सकते हैं कैपेबिलिटी है इस विधि में, जो कि व्यक्ति को आसानी से चीजें सिखाने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। मतलब बच्चे आसानी से चीजों को क्या कर पाते हैं, सीख पाते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं हम, ये बिल्कुल इजी सरल जो विधि है, इसलिए हम निगमन विधि को इजी चीजों में रखते हैं। ठीक है, दूसरा जो बेनिफिट है आपको इसको इस्तेमाल करने का, उसे हम कहते हैं निश्चितता। ठीक है, जिसे आप कहते हैं कि चीजें बिल्कुल भी कैसी हैं, परफेक्ट आप कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें किसी प्रकार का डाउट आपको ना हो। जैसे आपको कहीं जाना है तो वो कैसा होता है, फिक्स होता है कि आप कल मान लीजिए दिल्ली जा रहे हैं, आप कल मान लीजिए जयपुर जा रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसा है, एकदम फिक्स है। तो ये विधि भी कैसी है, बिल्कुल निश्चित है, मतलब फिक्स्ड है। तो निगमन जो प्रणाली होती है वो क्योंकि सत्य पर आधारित है, और सत्य पर आधारित चीजें कैसी होती है, हमेशा निश्चित होती है। ठीक है, जैसे सूर्य रोज सुबह आपको पता है पूर्व की दिशा से निकलता है, निश्चित है, सत्य है। ठीक है, पश्चिम दिशा में वो अस्त होगा, निश्चित है, सत्य है। तो इसी प्रकार से जो विधि है वो इन्हीं चीजों पर आधारित है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये मुख्य कारण है इस विधि में इसके निर्विवाद होने का। निर्विवाद का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई भी विवाद ही नहीं हो, कि कोई एजुकेशनिस्ट की अगर आप बात करें, जैसे जो शिक्षा शास्त्री होते हैं, मतलब अलग अलग आप एजुकेशनिस्ट को ये कह सकते हैं कि वो इस विधि पर क्या उठा सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं। ठीक है, आप साइकोलॉजिस्ट की बात कर सकते हैं, वो भी ये कह सकते हैं कि ये विधि अच्छी नहीं है ना। वो लोग ऐसा कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया है, स्टडी करी होगी, अध्ययन किया होगा, तभी वो ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस विधि को लेकर ऐसा कोई भी विवाद अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है, मतलब कोई विवाद ही नहीं है। ना किसी एजुकेशनिस्ट ने ऐसा कहा है, ना ही किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि ये विधि सत्य पर आधारित नहीं है। ठीक है, और कैसी है, ये स्वयं सिद्ध है, मतलब इसे अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में ही आपको रियल चीजों पर आधारित बातों के बारे में बताता है। तो आपको इसे अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कोई थ्योरी इसके सामने रखने की जरूरत नहीं है। हम साइंस या मैथ, ठीक है, आपने साइंस भी पढ़ा होगा, ठीक है, आपने मैथ्स भी पढ़ा होगा, वहां पर हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को प्रूव करने के लिए आपको एक थ्योरी बताई जाती है कि ऐसा था। जैसे आप ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि अर्थ की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, पृथ्वी पर जो जीवन है वो आपको कैसे देखने को मिला। तो इससे रिलेटेड आपने अलग अलग स्टोरी देखी होंगी, मूवीज में भी देखा होगा। वो क्या करते हैं, उसको प्रूव करने की, बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो विधि है इसमें आपको किसी भी चीज को अलग से सर्व सिद्ध मतलब प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी बात, ये सर्वमान्य बातों को ही आधार बनाया जाता है, मतलब इसमें जो भी चीजें आपको बताई जाती हैं वो सत्य पर आधारित हैं, ऐसी बातों पर आधारित हैं जो बदली नहीं जा सकती। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो विधि है वो कैसी है, निश्चित है।
फिर जब आप इस प्रणाली का आधार ठोस है, मतलब जब इतनी सारी बातें आपको पता लग रही हैं कि ये जो विधि है वो कैसी है, निर्विवाद है, ठीक है, इसके साथ साथ ये कहती है स्वयं सिद्ध है, सेल्फ प्रूव्ड आप इसे कह सकते हैं, सर्वमान्य है, सर्वमान्य मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह होती है, जिसके आगे पीछे आपको किसी प्रकार का कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती कि ऐसा है तो क्यों है ना। तो जैसे तो जब ये प्रणाली इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ों पर आधारित है तो इसमें अनिश्चितता का मतलब कोई आपको इसमें दोष दिखे ऐसा आपको कोई तथ्य नज़र ही नहीं आएगा। तो अनिश्चितता का कोई भी प्रश्न मतलब ये अच्छी नहीं है, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न इसमें देखने को नहीं मिलेगा। फिर आप तर्क करके गलतियों को सुधार लिया जाता है और गलतियाँ कम रह जाती हैं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं जब किसी चीज़ के पीछे आप कोई लॉजिक दे रहे हैं, ठीक है, जैसे आप कोई भी कारण बता रहे हैं तो उस कारण के द्वारा हम उसके अंदर क्या है जो भी गलतियां हैं या फिर जो भी उसमें ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए उनको हम कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हैं ये जो आधार है वो कैसा है, बिल्कुल ठोस है, सत्य सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए ये विधि कैसी है, निश्चित है, फिक्स्ड है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार के लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं जब इस विधि का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो क्या इस विधि का इस्तेमाल करने से मैं जो पढ़ा रही हूँ वो निश्चित रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है ये विधि बिल्कुल ही अप्रूव्ड आप कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, ठीक है, किसी भी शिक्षा शास्त्री के द्वारा उन्होंने इसको आप कह सकते हैं मान्यता उनके द्वारा प्रदान है कि अच्छी विधि है। फिर और क्या आपको इसमें बेनिफिट देखने को मिलते हैं कि भविष्यवाणी की संभावना, ठीक है, मतलब आने वाले समय में अगर कुछ ऐसा होने वाला है तो आप उसको संभावित रूप से क्या कर सकते हैं, पहले ही पता लगा सकते हैं, पूर्वानुमान जिसे आप कहते हैं, ठीक है। जैसे भविष्यवाणी आपने सुनी है ना, आजकल तो बहुत लोग ये कहते हैं कि हम भविष्यवाणी करते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन वास्तविकता से उनका कोई लेना देना नहीं होता, मतलब सच्ची बातों पर आधारित नहीं है। लेकिन जब आप निगमन विधि की बात कर रहे हैं तो ये ऐसे नियमों पर आधारित है, ठीक है, कि भविष्यवाणी करने की क्षमता, मतलब ऐसी वैसी कोई भविष्यवाणी की बात आपको नहीं बताएगा, ठीक है। तो निगमन विधि के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, आर्थिक घटनाओं का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, मतलब आर्थिक घटनाएं जैसे कोई भी ऐसी चीज जो किस पर आधारित है, फाइनेंस पर आधारित है, पैसों पर आधारित है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक चीजों से जुड़ी हुई बातें, ठीक है। तो आर्थिक जो भी घटनाएं हैं कि जैसे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बात करनी हो, ठीक है, या फिर किसी अलग चीज के बारे में जो पैसे से संबंधित है, ठीक है, तो उसका आप कैसे लगा सकते हैं, उसका आप पहले से ही पता लगा सकते हैं। तो इस तरह की भविष्यवाणी के मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये विधि आपको ये बताती है कि अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होने वाला है, ठीक है। आप इस तरह को, तो वो भी एक तरह की क्या है भविष्यवाणी, कि आपने पहले से ही पता लगा लिया कि हाँ अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसका रिजल्ट मुझे क्या देखने को मिलेगा। तो आर्थिक घटनाओं से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उनको आप पहले से ही क्या कर सकते हैं, पूर्व अनुमान उसका लगा सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि कैसी है भाई, भविष्यवाणी की संभावना इसमें लगभग आपको देखने को मिलती है कि आने वाले समय में क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, इससे उसका पता लगा सकते हैं। फिर ये कैसी है, ये बिल्कुल निष्पक्ष है, ठीक है, निष्पक्ष होता है जिसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज आपको देखने को नहीं मिलती जो आपको किसी लो चीज की तरफ या फिर ऐसी चीज की तरफ लेकर जाए जिसमें आपको पार्शलिटी फील हो, ठीक है। तो जब हम निगमन प्रणाली की बात कर रहे हैं तो अन्वेषण मनमाने ढंग से इनका प्रयोग नहीं कर सकता। मतलब अन्वेषण करना क्या होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है जो क्या करना चाहता है, इस विधि को टेस्ट करना चाहता हो, ठीक है, या फिर अपने आधार पर कोई नियम या रूल इसके लिए बनाना चाहता है, ठीक है, या फिर अपने आधार पर इसके लिए कोई थ्योरी देना चाहता है अपने आधार पर, ठीक है। तो आप इस विधि में इस प्रकार का कोई भी सर्वेक्षण या अन्वेषण नहीं कर सकते, मतलब अपने आधार पर मनमानी कोई भी चीज, कोई भी विधि आप इसके लिए लागू नहीं कर सकते, ठीक है। फिर है सामान्य सत्यों के आधार पर मान लिया जाता है, मतलब जो भी कॉमन सी बातें हैं या कॉमन जो ट्रूथ होते हैं उसके आधार पर हम ये मान लेते हैं कि जो तर्क की सहायता से संभावित निष्कर्षण ही निकलेंगे। मतलब ये कहना चाहता है कि जैसे कोई भी चीज है, कोई भी बात आप बता रहे हैं, चाहे कोई जर्नल सी बात हो, ठीक है, या कोई टॉपिक आप बता रहे हैं, तो हर एक चीज के पीछे क्या होता है, एक ना एक कारण होता है, एक रीजन होता है, ठीक है।
तो किसी भी बात को लेकर जो भी कारण है, जो भी रीजन है, उसका क्या निकलता है, एक ना एक निष्कर्ष निकलता है। मतलब लास्ट में आप कंक्लूजन पे तो पहुंचते हैं कि इन सभी बातों का जो आधार है वो ये निकलेगा। तो सत्य की बातों पर जब ये आधारित होते हैं तो तर्क की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्योंकि हमें कारण पता है तो हम इसके लिए क्या निकाल सकते हैं, एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष आप इस विधि के लिए निकाल सकते हैं। फिर इस विधि में स्वयं सिद्ध मान्यताओं को मानकर तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये बात हमने अब इससे पहले वाले टॉपिक में भी पढ़ ली है। फिर जहां पर पक्षपात रहित निष्कर्ष की बात होती है, मतलब किसी प्रकार की पार्शलिटी नहीं होती, किसी प्रकार का भेदभाव आपको इसमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो पक्षपात क्या होता है कि पार्शलिटी हो, मतलब कोई भेदभाव हो रहा है, तो किसी प्रकार का भेदभाव आपको इस विधि में देखने को नहीं मिलेगा कि आप इस सब्जेक्ट में अगर इसको लागू करेंगे तो आपको अलग रिजल्ट मिलेगा, अगर आप किसी दूसरे टॉपिक या दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं तो आपको अलग रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो ऐसा कोई भी आपको डिफरेंस इसमें देखने को नहीं मिलता है, किसी प्रकार का अलगाव इसमें देखने को नहीं मिलता। और जो निष्कर्ष, जो कंक्लूजन आपके पास निकलता है, मतलब जो लास्ट में रिजल्ट आपके पास निकलेगा वो कैसा होता है, बिल्कुल सही होता है, ठीक है। तो अधिक जो आवश्यकता होती है और निगमन विधि जो है अधिक महत्व इसलिए इसको हम देते हैं, ठीक है, कि पक्षपात रहित निष्कर्ष हमें दे रही है, निष्कर्षों की हमें जरूरत भी होती है और इसलिए हम इस विधि को क्या करते हैं, अधिक महत्व देते हैं। फिर है आंकड़ों की संकलन की आवश्यकता, ठीक है, जिसमें हमने बात भी की थी कि इसमें हमें किसी प्रकार का आंकड़ा या डाटा एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो निगमन विधि का जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जितनी भी चीजों को आप क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, उन पर आधारित ये होता है। और इसलिए इस प्रणाली में जो आंकड़े हैं उनका जो संग्रह करने की, मतलब कोई भी डाटा इकट्ठा करने की, किसी प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित करने की आपको आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। जैसे कि आप अगर बात करें रिपोर्ट प्रोजेक्ट विधि की, जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। आपने बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दे दिया, बच्चे क्या करेंगे, उससे संबंधित चाहे वो बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे संबंधित चाहे उन्होंने कोई वीडियो देखा है, उससे संबंधित चाहे वो लाइब्रेरी में कोई मैगजीन से कंटेंट पढ़कर आए हों, ठीक है, कहीं से भी आपने क्या किया, जो भी चीजें एकत्रित की वो क्या बन जाता है, आपका एक डाटा बन जाता है, जिसे आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। और उन सभी जानकारियों को एक साथ लिखकर टीचर के सामने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार का किसी भी डाटा से संबंधित कार्य इस विधि में करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर है सर्वव्यापकता की बात करते हैं कि हर जगह आप इसको क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो निगमन विधि कैसी है, सर्वव्यापक है, यूनिवर्सल है, ठीक है, कहीं भी ले जाइए वहां पर आपके लिए क्या है, ये कारगर सिद्ध होती है, ठीक है। और इसके द्वारा निकाले गए जो निष्कर्ष हैं, जो रिजल्ट हैं, वो सभी स्थानों पर कैसे रहते हैं, समान रहते हैं, ठीक है। तो इसको भी एक चीज समझिए, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज को नापते हैं, ठीक है, जैसे मापना जिसे आप कहते हैं कि पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, अपने पैरों का, फुट का इस्तेमाल करते थे चीजों को नापने के लिए, अपने हैंड्स का इस्तेमाल करते थे, हैंड पाल्म, अपनी हथेली के द्वारा, जैसे आपने बहुत बार चीजें नापी होंगी। लेकिन ये जो मेजरमेंट आप कर रहे हैं ये कैसा है, ये यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है, यूनिवर्सल नहीं। क्यों नहीं है यूनिवर्सल, क्योंकि आपने देखा है कि व्यक्ति जो है वो अलग अलग होते हैं और उसके आधार पर जो है उनके हाथ या पाँव के जो फुटप्रिंट है या हाथ जो है वो छोटे बड़े हो सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, मापने के लिए, मेजरमेंट के लिए एक प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं जो कैसी है, यूनिवर्सल है, ठीक है। मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँ कि यूनिवर्सल किसे कहते हैं, जिसका रिजल्ट कहीं भी नहीं बदलता, ठीक है। तो आप जब क्या करते हैं, किसी स्केल से आपने चीज नापी है, ठीक है, और आप ये कह रहे हैं कि ये चीज कितनी है, 1 मीटर है, आप इसे चाहे यहाँ पर नाप लीजिए, ठीक है, चाहे आप इंडिया में इसकी मेजरमेंट कर लीजिए, चाहे आप यूएस से चले जाइए, चाहे आप मून पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, ये मेजरमेंट कहीं भी चेंज नहीं होगी। तो इस प्रकार की जो भी चीजें होती हैं वो कैसी होती है, यूनिवर्सल होती है, सर्वव्यापक, जिनका रिजल्ट कहीं भी नहीं बदलता। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आप पूछ रहे हैं या कोई प्रश्न ऐसा आपने पूछा, उसका है कि एक ही आंसर होगा, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, उसके आंसर में कोई भी बदलाव या फेरबदल नहीं होगा। वो कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है, सर्वव्यापक, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो विधि है वो भी कैसी है, सर्वव्यापक है। और इसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष, मतलब इसके द्वारा जो भी रिजल्ट आपको मिलेंगे वो सभी स्थानों पर समान रहेंगे।
फिर क्योंकि उनका जो आधार है मानवीय स्वभाव पर आधारित होते हैं, निगमन विधि के निष्कर्षों को सभी प्रकार की आर्थिक प्रणालियों में लागू किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि ये जो यूनिवर्सल है, ठीक है, मतलब सर्वव्यापक है, तो किस पर आधारित है, मानव के स्वभाव पर आधारित है, मतलब आप कह सकते हैं कि ह्यूमन बेस्ड प्रिंसिपल्स पर ये आधारित है। और क्योंकि ये मानव चीजों पर आधारित है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसके द्वारा जो भी रिजल्ट आपको मिल रहे हैं उसका इस्तेमाल हम आर्थिक प्रणालियों के लिए भी कर सकते हैं, फाइनेंस के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है, पैसों की व्यापकता के लिए आप कर सकते हैं, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है आगमन विधि, कैसी है, बिल्कुल ही पूरक है, मतलब अपने आप में ये क्या है, बिल्कुल पूर्ण है। ठीक है, इसे किसी की सपोर्ट की या किसी प्रकार के सजेशन की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के आप कह सकते हैं कि हमें किसकी आवश्यकता नहीं है कि हम इसमें क्या करें, अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो निगमन विधि की जब आप बात कर रहे हैं, तो ये जो प्रयोग आगमन विधि के द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब निगमन विधि की बात कर रहे हैं, तो इस विधि का इस्तेमाल हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग आगमन विधि के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप प्रयोग की बातें कर रहे हैं। ठीक है, और इसके द्वारा जो भी रिजल्ट आपको निकाला जाएगा उसे आप क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी प्रकार की आपको कोई दो राय की आवश्यकता नहीं होगी, आप बेसिकली ये कह सकते हैं, जैसे किसी भी चीज के लिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें आपको किसी भी क्षेत्र में जो है इस इस्तेमाल किया जा सकता है जहां आगमन विधि का प्रयोग संभव नहीं है, मतलब आप ऐसे क्षेत्रों में भी इसका यूज कर सकते हैं जो जो कहते हैं आगमन, जहां ऐसे क्षेत्र जहां पर हम आगमन विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ऐसे क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये जो विधि है छोटे बालकों के लिए अत्यंत लाभदायक है, मतलब जब बच्चों की स्टडी की बात करते हो, क्योंकि हम एनटीटी की बात कर रहे हैं, तो आपको प्राइमरी एजुकेशन को हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ठीक है, आप उस स्तर के शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आप इस विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये उनके लिए बेनिफिशियल मेथड जो है साबित होता है। फिर इसके प्रयोग के द्वारा बालक का जो ज्ञान है, ज्ञान प्रयोग करना सफलतापूर्वक सीखता है, मतलब बच्चा क्या कर सकता है कि प्राइमरी स्तर पर भी है, जब हम बात कर रहे हैं प्राइमरी लेवल पर, तो उस लेवल पर भी जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपनी नॉलेज का, अपने ज्ञान का, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर पाएंगे, उसका यूज कर पाएंगे। तो इसलिए भी क्या है, ये एक अच्छी और बेहतर विधि जो है आपको देखने को मिलती है, मतलब सफलतापूर्वक या सरल तरीके से वो क्या कर सकते हैं, इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जब हम बात करें कि नॉलेज को यूटिलाइज करने की, किसी भी चीज को आपने सीख लिया है उसे आगे इस्तेमाल करने की, तो ये सिर्फ बड़े बच्चों का काम है। छोटे स्तर पर बच्चों के लिए भी ये बहुत ही उतनी ही कारगर विधि है जितनी कि दूसरों के लिए। फिर ये जो विधि है प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, पहले ही मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की ही ये बात करता है, हर एक सब्जेक्ट को, मतलब किसी भी आप सब्जेक्ट की बात करें, ऑल राउंडर आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए आप इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, हर विषय के लिए ये इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है।
हेलो। हिना मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम बोलो, आवाज ना आ रही आपकी। तो बात कर रहे हैं हम निगमन विधि के बारे में, ठीक है, जिसमें हम कह रहे हैं कि बच्चों को हम कैसे एक ही समय में एक साथ पढ़ा सकते हैं। तो एजुकेशन पॉलिसी की अगर आप बात करते हैं तो वो आपको ये कहती है कि जब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि बच्चे जो है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात जब हम करते हैं तो उसमें बात होती है इंडिविजुअल डिफरेंस की, मतलब हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से बिल्कुल अलग है। और उसलिए हम कहते हैं कि एक क्लास में अगर आपके पास 25 से 30 बच्चे हैं तो हर किसी के इंटरेस्ट या उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाना जो है वो क्या है, बहुत ही मुश्किल काम होता है।